बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस टॉक में वी विल डिस्कस सम साइंस, रेडियोलॉजिकल साइंस ऑफ क्रोहन डिजीज़। ठीक है, तो मेनली जो है वो जो क्रोहन डिजीज़ है वो टर्मिनल आइलियम को इन्वॉल्व करती है 80% केसेस में। ठीक है, और 1% में सिर्फ स्मॉल बावल को इन्वॉल्व कर सकती है, और 40% केसेस में सिर्फ कोलन को इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो 80% केसेस में टर्मिनल आइलियम जो है उसको इन्वॉल्व कर गई। ठीक है, जिसमें 50% में साथ उसके कोलोन आ सकता है, उसी के साथ 80% में 50% केसेस में कोलन की इन्वॉल्वमेंट होती है। 35% केसेस में उसी के साथ कोलन स्मॉल बावल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ इसके साइन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो इन्हेंसमेंट पैटर्न होता है ना, वो होमोजेनस भी हो सकता है, मिकोजल भी हो सकता है। सिर्फ मिकोजा इन्हांस करेगा और सब मिकोजा और सिरोजा नहीं करेगा, और लेयर्ड भी हो सकता है, जिसमें अल्टरनेटिव मिकोजा इन्हेंस किया, फिर सब मिकोजा जो है हाइपो इन्हेंसिंग रहा, और फिर सिरोजा इन्हेंस किया। मिकोजल एंड लेयर्ड जो इन्हेंसमेंट है ये एक्सटेंसिव डिजीज़ प्रोसेस को शो कर रही होती है। ठीक है, और जो होमोजेनस है ये कोई बिनाइन प्रोसेस, मसलन जब भी होमोजेनस एनहांसमेंट आए तो हमने कोई इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिकोजल और लेयर्ड आए तो हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि कोई एक्सटेंसिव डिजीज़ प्रोसेस है। अब आप इस टर्मिनल आइलियम को देखें तो इसमें देखेंगे कि आपको ये लेयर्ड इन्हेंसमेंट पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, आप देखें कि ये मिकोजा इन्हेंसमेंट किया, ये मिकोजा इन्हेंसमेंट कर रहा है, और उसके बाहर एक रेडियो नॉन इन्हेंसिंग थिन सा नॉन एनहेंसिंग एरिया आ रहा है। ये बेसिकली सब मिकोजल फैट प्रोलिफ्रेशन है, जिसको फैट हालो साइन हम कहते हैं, और सबसे बाहर थिन इन्हेंसिंग सिरोजल लेयर है। ठीक है, तो अगर इसी इमेज को हम एक्सियल पे देखेंगे तो एक टारगेट साइन अपीयरेंस हमें ये देगा। ठीक है, और अगर आप साथ में देख लें तो आपको ये वेजा रेक्टा की इनगॉर्जमेंट मिल रही है, और ये कूम साइन दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वाल जो है गट वाल, उसमें एक्सटेंसिव इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है, तो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं इन्फ्लामेशन में, और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, डायलेटेशन होती है। तो कूम साइन में जो वेसल है ना, जो वेजा रेक्टा है, वो मिजेंटेरिक बॉर्डर पे 90 के एंगल पे इससे मिल रहा होता है। ठीक है, 9, जैसा कि आप इस इमेज में देख लें इसमें कि ये 90 के एंगल पे इसके साथ बावल वाल के साथ मिल रही होती हैं। तो ये बेसिकली टीथ ऑफ द कूम्ब है। ठीक है, टीथ ऑफ द कूम्ब, तो ये बेसिकली कूम्ब साइन है। ये स्पेसिफिक साइन नहीं है कि ये सिर्फ क्रोन में मिले, ये आपको और भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और इसके अलावा इस्कीमिक बावल डिजीज़ में भी ये मिल सकता है। तो ये आपको एक टारगेट साइन इसमें और लेयर्ड पैटर्न इन्हेंसमेंट मिल रहा है, और साथ में इसमें कूम साइन मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इस इमेज के ऊपर आ जाएं तो आप देखें कि ये जो बॉर्डर है ना, ये मिजेंटेरिक बॉर्डर है, और ये बिल्कुल फ्लैट बॉर्डर है। लेकिन अगर हम इसके एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर के ऊपर आ जाएं तो आपको ये सेकुलेशंस मिल रही हैं। ठीक है, एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर पे ये आपको सेकुलेशंस मिल रही हैं। ये एक स्पेसिफिक साइन है क्रोहन डिजीज़ के लिए। तो इसमें सम टाइम कंट्रास्ट की पूलिंग भी होती है इन सेकुलेशंस में। एक साइन होता है जिसको कहते हैं क्रीपिंग फैट साइन। ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली आप देखें कि ये नॉर्मल इमेज है, ये ग्राफिकल इमेज है, और ये वो है, ये बेसिकली जो मिजेंटेरिक फैट है उसकी फाइब्रो प्रोलिफ्रेशन होती है, फैटी मैस भी बढ़ जाता है, और उसमें फाइब्रो टिश्यू डिपॉजिट हो जाती है, मतलब फैट का ही एक मैस बन जाता है, और वो गट लूप को चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये भी एक ग्राफिकल इमेज आप देखें कि ये वाली जो फैट है ये नॉर्मल है, और ये वाली जो फैट है ये बेसिकली क्रीपिंग फैट बन रही है, ये गट लूप को कवर करना शुरू कर रही है, ये वाली जो फैट है। ठीक है, और आप एमआर का ये इमेज देखें तो ये आपको जो एरो मार्क किए गए हैं ये क्रीपिंग फैट को शो कर रहे हैं, एंड यू कैन सी कि ये फैट किस तरह इसको कवर कर रही है, बावल लूप्स को कवर करना शुरू कर दी है इसने। और ये बेसिकली इसकी वजह से, क्रीपिंग फैट की वजह से बावल लूप के ऊपर प्रेशर इफेक्ट भी बढ़ रहा है,
और ये फैट इन बावल लूप को सेपरेट कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है एक दूसरे से अवे, ठीक है। तो ये क्रीपिंग फैट होती है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। मैं इसमें ना एक दो बातें ये ऐड करना चाहता हूँ कि सीटी स्कैन के ऊपर हमें जो रेडियोलॉजिकल जो साइन है ना वो कमो बेश लेस और मोर तकरीबन एक जैसे ही मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ हो या इन्फेक्शियस डिजीज़ हो या इस्कीमिक डिजीज़ हो, तो हमें रेडियोलॉजिकल साइन कमो बेश एक जैसे ही मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हमें वेज़ा रेक्टा जो है उसकी इनगार्जमेंट मिलती है, ठीक है, बावल वाल की थिकनेस मिलती है, ठीक है, और मिजेंटेरिक इनलार्ज लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है आपको। तो बेसिक जो होम टेकिंग पॉइंट है ना वो ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ कैसी है और पैटर्न ऑफ डिजीज़ कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि बावल लूप का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है और उसमें इन्हेंसमेंट पैटर्न, उसकी जो पैटर्न है वो कैसा है। असल बात इस पे हमें जो है ना वो ये दो पॉइंट्स को हमने कभी नहीं भूलना होता। उस पॉइंट्स की बेस पे फिर हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इस्कीमिक बावल डिजीज़ जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो मिड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन से लेके मिड ऑफ द डिसेंडिंग कोलोन को, मसलन स्प्लेनिक फ्रैक्चर जो होगा ना उसको इन्वॉल्व करेगी। स्प्लेनिक फ्रैक्चर को जो है ना, तो ये बेसिकली इसमें कोई आपको ना थ्रम्बस वगैरह नहीं मिलता है, कोई ऐसा थ्रम्बस एम्बोलस नहीं होता जिससे वेसल्स की इंक्लूजन हो जाती है। ये बेसिकली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है या हाइपोटेंशन में, ठीक है, उन केसेस में आपको मिलती है। और ये सिर्फ रेजोल्यूटरी कंडीशन, सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन होती है जिसने खुद ही 2-3 दिन के बाद ये ठीक भी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको सिटी पे 1-2 दिन के बाद फाइंडिंग मिली और उसके बाद 1-2 दिन सिटी करवाने के 1-2 दिन बाद ये बिल्कुल ठीक आपको मिल सकता है। अच्छा, बात ये थी कि ये बेसिकली स्प्लेनिक फ्रैक्चर को इन्वॉल्व करेगी और इसमें जैसे आपको ये एक पैटर्न ऑफ इन्हेंसमेंट मिल रहा है ना मिकोजल या फिर लेयर्ड, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई तो उसकी कंप्रोमाइज़ हुई है, उसमें इन्हेंसमेंट पैटर्न नहीं आपको मिलेगा। हाँ, आपको वाल की थिकनेस ज़रूर मिलेगी, वेज़ा रेक्टा जो है वो उनकी इनगार्जमेंट मिलेगी, कूम साइन मिलेगा। हाँ, अगर आप समटाइम अगर आप प्लेन स्टडी करवाते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है ना उसमें, स्कीमिक के बाद जो ब्लीडिंग, उसकी नेक्रोसिस और ब्लीडिंग होनी शुरू, उसमें आपको प्लेन स्टडी के ऊपर हाइपर इन्हेंस थिक वाल मिल सकती है, हाइपर डेंस वाल मिल सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब देखें कि इस स्कीमिक बावल डिजीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बिल्कुल स्प्लेनिक फ्रैक्चर पे आ गई है, ठीक है, और इसका जो इन्हेंसमेंट है वो बिल्कुल नॉन इन्हेंसमेंट है लेकिन थिक वाल्ड है, ठीक है। तो यही तो, और अगर आप सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को देख लें तो आपको पता है कि उसमें जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल जो बैक्टीरिया है उससे वो होता है और उसमें आपको अकॉर्डियन साइन, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको हॉस्टल फोल्ड की थिकनेस मिलती है, इन्हेंसिंग थिक हॉस्टल फोल्ड मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पैटर्न डिफरेंट हो गया क्रोहन से, ठीक है। और आपने क्रोहन में साथ में आपको आपस में बावल, आपस के जो बावल लूप्स हैं उनमें फिस्टुलस कम्युनिकेशन मिल सकती है, एंटीरोकोटेनियस फिस्टुला मिल सकता है, ठीक है, आपको एब्सिसें मिल सकती हैं, मिजेंट्री में परफोरेशंस मिल सकती है। ये मैं आपको क्रोहन की कुछ बातें बता रहा हूँ। तो मसलन ये कुछ मैंने आपको इसमें कुछ साइन बताए हैं और एक मैंने आपको होम टेकिंग पॉइंट ये बताया है कि हमने बावल पैथोलॉजी में डिजीज़ का जो रेडियोलॉजिकल पैटर्न है वो मोर एंड लेस सेम ही होता है, ठीक है। मसलन बावल वाल की थिकनेस होगी, ठीक है, और लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, बावल वाल का जो है वो इसमें कूम साइन आ सकता है। लेकिन हमने मेन किस चीज़ पे फोकस करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और इसका पैटर्न कैसा है, ये जो इन्हेंसमेंट पैटर्न है ये कैसा है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ये दो चीज़ें हमें ये इस चीज़ का बताएगी कि बेसिकली कि ये एक्चुअली डिजीज़ प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई अगर क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी।